अच्छा, कुछ फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट थोड़े से रह गए थे स्ट्रेट लाइन के, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। कोई बताएगा जल्दी से, अगर किसी पॉइंट से, लेट्स से एक ए पॉइंट है, x1 y1, और आपको एक लाइन तक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस स्मॉल c इक्वल 0। क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला? क्या लिखेंगे? मॉड में ax1 by1 प्लस c और डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या था क्या? और ये Yes. मॉड में इसलिए लिख दिया कि ऊपर अगर नेगेटिव आएगा तो उसको फिर पॉजिटिव बनाना है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट दो पैरेलल लाइन है, लेट्स से दो लाइन पैरेलल है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तब कैसे निकालेंगे? मान लो पहली इक्वेशन की बना हमें 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन के बना है 12x माइनस 16y प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखकर आपको ये आइडिया लगाना है कि ये लाइन पैरेलल है भी या नहीं। तो हमने देखा कि भी स्लोप निकाल के देख लो, या दोनों के जो x वाले कोएफिशिएंट है उनको डिवाइड कर लो, y वाले कोएफिशिएंट को डिवाइड कर लो। अगर वो सेम रेशियो में आते हैं तो दैट मींस पैरेलल लाइन है। मतलब a1/a2 b1/b2 अगर इक्वल आता है और c1/c2 इक्वल नहीं आता, तो ये तो मेरे ख्याल से 9th-10th में आपने कंडीशन भी पढ़ी थी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन यही होती थी कि x वाले और y वाले कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आता है, बट कांस्टेंट टर्म वाला रेशियो सेम नहीं आता। तो ये लाइन तो पता लग गई, पैरेलल तो है ये। 3/12 करोगे 1/4 आ गया, और 4 माइनस 4/16 माइनस 16 करोगे वो भी 1/4 ही आ रहा है। तो अब लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें? फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो होता है, क्या होता है भाई, याद है किसी को? C1 minus C2 upon square root A square. C1 माइनस C2 लिख दो, या C2 माइनस C1 लिख दो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये कि C1 और C2 कौन सा लेना है? तो ऐसा लग रहा है 2 और 10 लेना है, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज भाई मतलब बहुत नोट करनी है। क्या नोट? फर्स्ट मेक coefficient of x and y same in both equation। भाई दोनों इक्वेशन में सबसे पहले x और y के कोएफिशिएंट सेम कर लेना। जैसे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगी? 12x माइनस 16y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब आप कह सकते हो कि C1 8 है और C2 10 है, तो चाहे 10 माइनस 8 कर दो, 8 माइनस 10 कर दो, मॉडुलस में लिखोगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना होगा? ए तुम्हारा 12 होगा और बी तुम्हारा माइनस 16। ठीक है भाई, क्लियर अभी सभी को? बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes sir. अच्छा, फिर नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन याद है सभी को? भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होता था, इक्वेशन कैसे लिखते थे? मतलब दो लाइन, लेट्स से इसकी इक्वेशन दी हुई है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और हमने डिस्कस करा था दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना, ये कैसे होगा? इस एंगल का बाइसेक्टर और एक कुछ ऐसे होगा, क्योंकि दो लाइनों के बीच में एक नहीं दो एंगल होते हैं। तो भाई दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे। तो कैसे लिखते थे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन? बहुत सिंपल है। क्या करते थे हम? पहले लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं e2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, और यहाँ पर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, और प्लस माइनस, जिनमें से एक हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगी और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। पता कर सकते हैं कि एक्यूट कौन सा और ऑब्ट्यूज कौन सा है? कर सकते हैं पता भाई? बहुत सारे तरीके, कोई एक तरीका याद रख लो, सारे में कंफ्यूज मत हो। अगर आपने मान लो पॉजिटिव वाला केस लिया, मतलब मान लो मैंने पॉजिटिव वाला केस कंसिडर करा, और लेट्स से मुझे पता करना है कि वो जो पॉजिटिव वाला केस मैं कंसिडर कर रहा हूँ उससे जो इक्वेशन बन रही है मेरी, वो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज का, तो उसका स्लोप निकाल लेना।
उसका स्लोप आ गया, लेट्स से इसका स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप मुझे पहले से पता है, देखकर बता सकता हूँ। तो इनके बीच में टेन थीटा निकाल देना। अगर टेन थीटा तुम्हारा पॉजिटिव आता है, जो तुम फॉर्मूला लिखते थे दो लाइनों के बीच में, क्या लिखते थे एंगल का फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब मॉड मत लगाना यहाँ पर, क्योंकि मॉड तो हम इसलिए लगाते थे कि हमें एक्यूट एंगल निकालना होता था, बट यहाँ पर मॉड मत लगाना। तो m2 ले लेना रेड वाली लाइन का, इसका स्लोप, और इस वाली लाइन का ले लेना, या जो मतलब रेड कह रहा है, मतलब जो आपने पॉजिटिव वाला केस कंसिडर करा है, उस लाइन का स्लोप जो होगा, उस एंगल बाइसेक्टर का स्लोप m2 मान लेना, और जो इस लाइन का, लेट्स से इस लाइन का स्लोप हमने ले लिया m1, और इन दोनों के बीच में एंगल निकाला, ये जो टेन थीटा है, अगर ये सॉल्व करके क्या आना चाहिए, अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो क्या आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए, 1 से ज्यादा आना चाहिए, बताओ भाई। अगर ये एंगल एक्यूट है, लेट्स से मैं कह रहा हूं ये जो एंगल है एक्यूट है, तो मतलब ये 45 से लेस होना चाहिए ना, क्योंकि 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। अब 90 से बड़ा अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, तो फिर हाफ जो होगा वो 45 से बड़ा आएगा, और अगर 45 से कम आता है, मतलब 10 की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, तो अगर 10 की वैल्यू आपकी 1 से कम आती है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 10 की वैल्यू आपकी 1 से कम आती है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एंगल जो है वो 45 से कम है। क्लियर है सभी को, ठीक है। यस सर। तो आपको एक आइडिया लेना है, मतलब ये एक जज करने का तरीका हो गया कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, बाइसेक्टर। बहुत सारे और तरीके होते हैं, बट एक एक लर्न कर लो, रफ में आराम से जल्दी से निकाल के देख लो कि भाई आपका टेन थीटा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। मॉड भी लगा दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू ले लो, और बस ये चेक कर लेना 1 से कम आता है तो ध्यान से समझ जाना कि 1 से कम आने का मतलब है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, चाहे आपने पॉजिटिव वाले के साथ निकाला हो या नेगेटिव वाले के साथ निकाला हो। अगर पॉजिटिव वाले के साथ निकाला और वो आपका 1 से कम आंसर देता है एंगल, तो उसका मतलब एंगल 45 से कम है, मतलब वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव वाले के साथ आ रहा हो या नेगेटिव वाले के साथ आ रहा हो। मतलब रटना नहीं है कि पॉजिटिव वाले का ये होता है, नेगेटिव वाले का ये होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है सभी को। और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस क्या था, जैसे मान लो दो से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो मान लो मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से, जब अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलेंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट लाइंस बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो अगर लेट्स से कॉन्करेंट लाइंस, ये वर्ड याद रखना, कॉन्करेंट, तो अगर आपको दो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे ये तो आप निकाल लोगे, लेकिन मान लो थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास हो रही है और वहां पर कुछ वेरिएबल मिसिंग है, तो आप वो वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई कराकर जो वैल्यू अननोन होगा, जो भी निकालना होगा वो निकाल सकते हो, है ना। इसी तरह से अगर आपको कोई एक लाइन डायरेक्टली लिखनी है, जैसे मान लो ये लिखा है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और मुझे इसके साथ पैरेलल लाइन लिखनी है जो इसके साथ पैरेलल, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा 2x माइनस 3y प्लस c इक्वल टू 0, और ये c निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इसी तरह से अगर एक लाइन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसके साथ कोई एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो कोई बताएगा कैसे लिखेंगे, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। एक्स वाले उसमें माइनस आ जाएगा। हाँ तो क्या लिख दूं बताओ, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली जैसे ऊपर वाली की हमने लिखी उसमें तो एक्स और वाई की कोएफिशिएंट मैंने बिल्कुल सेम रख दी, यहाँ पर कैसे लिखो कि आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो उस तरह से एडजस्ट करो कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए, क्या लिख दूं, ऐसे लिख दूं -3x और बताओ आगे क्या लिखें, प्लस का 2y या -2y, बताओ क्या आएगा। अगर मैंने -3x लिखा तो प्लस का 2y लिखूं या माइनस का 2y लिखूं, बताओ भाई। यहां से स्लोप क्या आएगा तुम्हारा, यहां से स्लोप आएगा 2/3 आएगा, राइट। अब तुम्हें चाहिए -2/3, तो क्या लिखूं, माइनस या प्लस, माइनस लिखूंगा ना, क्लियर है सभी को। -3/2 आएगा सॉरी स्लोप, है ना।
तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो -1 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। नहीं आया समझ? ठीक है, मतलब ऐसे याद रख लो कि अगर दो लाइन है, अगर परपेंडिकुलर है और इसकी लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिख दोगे आप? bx माइनस का ay, मतलब इंटरचेंज कर दो और एक का साइन उल्टा कर दो यार, बस इतना करना है और कुछ नहीं। ठीक है, इंटरचेंज कर दो, मतलब जो कॉफिशिएंट है वो इंटरचेंज कर दो, x वाले को कॉफिशिएंट y वाले के साथ लिख दो, y वाले का कॉफिशिएंट x के साथ लिख दो, और किसी एक का साइन चेंज कर दो। पैरेलल में कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, वही का वही साइन रहता है और वो कॉफिशिएंट भी वही रहता है बस। इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में एक तो स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी और कम लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम स्लोप निकालोगे अलग से लिखोगे, फिर इक्वेशन बनाओगे अननोन वेरिएबल्स की फॉर्म में 2-3, फिर वैल्यूज निकालोगे, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपको ये इक्वेशन गिवन होगी, सिर्फ डी अननोन होगा और डी की वैल्यू निकालने के लिए कोई सिचुएशन वो देगा तुम्हें, कुछ बता देगा कि ऐसा है, सिचुएशन दे देगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं सॉल्व कर दूंगा उसके। ठीक है भाई, क्लियर अभी समझ में आया तक? अब सर्कल स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा अगर बेसिक बता दो जल्दी से, सर्कल की जो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करी थी वो याद है सभी को भी? इस सर्कल में, अच्छा अगर मैं बोलता हूँ 3 पॉइंटों से मैक्सिमम कितने सर्कल पास कर सकते हो आप? अगर ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो इन 3 पॉइंटों से एक सर्कल तो मैंने बना दिया, क्या एक और सर्कल बना सकते हैं जो इससे डिफरेंट हो, या सिर्फ एक ही बन सकता है मैक्सिमम? बताओ। बताओ भाई, अगर एबीसी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो सिर्फ ओनली वन सर्कल भाई, एक ही सर्कल पास हो सकता है उससे, और लेकिन पक्का होगा, ये भी गारंटेड है कि अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट पता है तो उनसे एक सर्कल, यूनिक सर्कल एक ही पास होगा और कोई सर्कल पास नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है भाई, अगर आप दूसरा सर्कल बनाओगे एबीसी से, वो यही सर्कल बन जाएगा सेम। और अगर मैं कहूं इसका सेंटर कहां पे होगा, सेंटर कहां पे होगा इसका भाई? क्योंकि अगर सर्कल की प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो फिर सर्कल करना मुश्किल है भाई, सर्कल समझ में नहीं आएगा। आपको याद होगा, पढ़ा अपने छोटी क्लासेस में कि परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता था कॉर्ड का, वो सेंटर से पास होता था। तो जहां पर भी दोनों कॉर्ड के, कोई भी दो कॉर्ड ले लो, दो कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी मीट कर जाएंगे, वही आपका क्या आएगा, सेंटर आएगा। ठीक है, क्लियर है अभी? तो ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, या ओ से लेकर सी तक ये आपके रेडियस होंगे और सेंटर ओ होगा। तो अगर मैं ए बी सी से सर्कल बनाऊं तो यही सर्कल बनेगा जिसका रेडियस ओ ए, ओ बी या ओ सी होगा और सेंटर ओ होगा। क्लियर है? यस सर। फिर नेक्स्ट थी किसी भी सर्कल में अगर आप कभी भी, मतलब ये भी याद रखो, सेंटर से, जो मैंने भी बोला, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अगर मैं कह देता हूँ मिड पॉइंट से, ए बी के मिड पॉइंट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर देता हूँ तो फिर परपेंडिकुलर होगा। फिर एक था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की, सेंटर पर कोई भी आर्क जो एंगल सबटेंड करती है वो रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से क्या होता है, डबल होता है। चाहे वो ऐसा टेढ़ा ऐसे यहाँ बन रहा हो, यहाँ पे बन रहा हो, और ये सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे, इनको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। लेकिन यहाँ वाला एंगल हाफ नहीं होगा। बता सकते हो ये कितना होगा, ये एंगल इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना होगा? बताओ भाई, ये एंगल कितना आएगा? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क ली हमने ए बी, ये वाली छोटी वाली माइनर आर्क, ये माइनर आर्क सेंटर ओ पर बना रही है 2x एंगल। तो रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट मतलब कौन सा बचा, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में कहीं भी अगर ये आर्क एंगल बनाएगी तो मैंने कहा हाफ बनेगा 2x से, तो मैंने एक्स एक्स लिख दिए। लेकिन ये जो मैंने दूसरे वाला एंगल लिया डी पॉइंट पर लेट से, वो मैंने रिमेनिंग पार्ट में नहीं लिया, वो तो मैंने उसी आर्क पर ले लिया। तो वहां पर कितना बनेगा, अगर मुझे एक्स की टर्म्स में बताना है तो कितना एंगल बनेगा ये? और कितना? 4x? अरे यार 9th 10th की भी थ्योरम भूल गए क्या तुम यार, मतलब प्रॉपर्टीज।
अरे भाई ये वाला एंगल निकाल लो, पीछे वाला, ये कितना आएगा, ये एंगल आएगा 360 माइनस 2x। अब इसका आधा होगा, क्योंकि बड़े वाली आर्क अगर सेंटर पर बना रही है 360 माइनस 2x, दूसरी तरफ से देखो 360 माइनस 2x बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 360 माइनस 2x का आधा होगा। कितना आएगा, 180 माइनस x आएगा। क्लियर है, याद रहेगा, आया समझ में सभी को भी। यस सर। और एक और थ्योरम होती थी, लो तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, एक और थ्योरम होती थी, कहता ये इसी थ्योरम से आता था वो रिजल्ट, कि अगर कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है जिसके सारे वर्टिसेस कहां पर हैं, सारे के सारे वर्टिसेस कहां पे होने चाहिए, सर्कल के ऊपर होने चाहिए, तो फिर ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, ये y है तो ये 180 माइनस वाई होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल था ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर ये वाला एंगल x है ऑपोजिट वाला, तो उसके ऑपोजिट जो d पर बनेगा वो 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ए बी सी, ए डी बी और ये मान लेते हैं सी, तो ये पूरा का पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रेंट है, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 है सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है क्या, कि किसी भी सेमी सर्कल में, किसी भी सेमी सर्कल में कितना एंगल बनता है हमेशा, 90 बनता है, वो यही है, क्योंकि यहाँ पर 180 बना दिया आपने स्ट्रेट लाइन बनाकर, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हो सेंटर से, तो वो आर्क सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्री बना रही है सेंटर पर, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा, गारंटेड 90 बनेगा। तो कभी भी आपको मतलब ये इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर कभी भी ऐसा आ जाए फिगर, ये अगर सेंटर से डायमीटर पास हो रहा है और ऐसे कोई भी ट्रायंगल बन जाए, तो ये डायमीटर बोला नहीं उन्होंने, यहाँ पर बस ये पता है कि ये 90 डिग्री है, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ए भी डायमीटर होगा भी, मतलब ये बात मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, ए भी डायमीटर है तो सी पॉइंट पे 90 होगा, लेकिन ए सी बी बोल दिया सर्कल के अंदर 90 है, तो ये बात समझ जाना कि ए भी डायमीटर ही होगा, नहीं तो बन ही नहीं सकता, बनाओगे बनेगा ही नहीं, ये थ्योरम है। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो सारी चीजें मैंने बोला ना, लाइक क्वेश्चन जो होते हैं ना वो टफ नहीं होते, बस ये होता है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग, मल्टीपल कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है, मतलब उसमें बार बार लाइक कॉन्सेप्ट मैप करने पड़ते हैं और समझना पड़ता है, या कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, तो जब सारे फैक्ट माइंड में होते हैं तभी हम क्वेश्चन को इजीली समझ पाते हैं। और फिर मैंने इसलिए बोला था कि आप ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है स्पेशली, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको बेटा रिवाइज करते रहो और रोज करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन आज करा कल करा फॉर्मूला और भूल गए, फिर 4-5 दिन बाद, 1-2 दिन तो अच्छी तरह से कर लिया, फिर बाकी अपना चैप्टर रिवाइज करने बैठ गए और फिर ये भूल ही गए, तो फिर क्या होगा, एक हफ्ते बाद तुम देखोगे तो 20-30% तुम्हें याद होंगे, बाकी फिर याद ही नहीं आएंगे, फिर क्वेश्चन ईजी से भी देखोगे तो समझ ही नहीं आएंगे कि पूछ क्या रहा है। आज पेपर में भी कराऊंगा, अभी जो क्वेश्चन आया होगा सर्कल पे बेस्ड, वो देखना कितना ईजी था, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मतलब ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स लाइक कनेक्ट होंगे, तो सारी चीजें याद रखनी है, और इनको मैंने बोला था अपने लाइक जैसे मैं भी लिख रहा हूँ, तो ये तो मैं रफली लिख रहा हूँ, तो इनको आपको क्या करना है, खुद अपना लाइक कहीं पर एक नोट्स बनाओ, क्योंकि कहीं पर भी अगर तुम्हें मैं कहूँ कि लाइक फॉर्मूला लिस्ट कहीं से भी निकाल लो, आप नेट से या कहीं से भी निकाल लो, किसी भी इंस्टीट्यूट से निकाल लो, वो सारे के सारे फॉर्मूले लिख ही नहीं सकता, ना ही देते कि भाई क्या क्या लिखेंगे, तो ये सारे के सारे होते हैं ना, लाइक कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझ में आ गई हैं, कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा सा मेमोराइज करने में लाइक टाइम लगता है, बार बार उनको रिवाइज करना पड़ता है, तो वो अपना एक नोट्स का एक वो बना लो, नोटबुक बना लो, जहां पर आपके फैक्ट्स ये सारे के सारे लिखे हों, ताकि रिकॉल जब हम रोज रोज 5-10 मिनट देखेंगे तो रिकॉल बार बार करेंगे, तो वो माइंड में ना अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट मैपिंग हो जाती है, और वो 5-10 मिनट रोज करना है। जिसको ट्रिको के फॉर्मूले लर्न नहीं है भाई, ट्रिको के फॉर्मूले लर्न करो, रोज रिवाइज करो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सारे, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग चलती रहनी चाहिए डेली। तो जिनको लगता है कि भाई हमारे ट्रिको के फॉर्मूले अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपने रिवाइज करते रहे करो उन्हें भाई, रोज डेली बेसिस पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन सर्कल स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल याद आ रहा है किसी को, जल्दी से बता दो क्या थी सर्कल इक्वेशन, जिसमें सेंटर हम लेते थे h, k, रेडियस लेते थे r, क्या लिखते थे भैया, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square। बिल्कुल, और ज्यादातर ये इक्वेशन यूज होती है, और एक सेकंड डिग्री वाली भी इक्वेशन होती है, हम क्या लिखते हैं उसे, ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, लेकिन इसमें ए और बी इक्वल होना चाहिए, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये लिख देते हैं। अच्छा, आप कहोगे सर यूज कौन सी करें? बेटा कोई सी भी यूज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर तो वैसे यही यूज करनी है। जब आपको सेंटर और रेडियस पता लग जाएगा तो सर्कल की इक्वेशन आप यही लिखोगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा ना, मतलब जब लिखना पड़ेगा सर्कल की इक्वेशन तो फिर मैं पहली वाली यूज करूंगा। लेकिन क्वेश्चन में फर्स्ट वाली नहीं दी होती, मतलब वो इतना इजीली तुम्हें दिखाएगा नहीं ना कि भाई एच और के इतना है और आर इतना है। ये तो देखकर ही पता लग जाएगा मुझे सेंटर कितना है और रेडियस कितना है। तो थोड़ा सा तुम्हारे से मेहनत करवाने के लिए वो क्या करेगा भाई, ये इक्वेशन देगा तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। और अगर ऐसा भी ना देगा तो ऐसे दे देगा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। चलो ऐसा दे दिया। चलो आ जाते हैं, करते हैं इसे, बताओ। या इसको, हाँ ठीक है, प्लस 8 की जगह -8 कर देते हैं। चलो बताओ। अब अगर मैंने कहा इसका सेंटर बताओ और रेडियस बताओ जल्दी से, पहला क्वेश्चन। इसका सेंटर रेडियस निकालने से पहले आपने देख लिया कि ये वाली जो फॉर्म है सेकंड इक्वेशन जैसा लग रहा है। सेकंड इक्वेशन जैसा भी पूरा नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट भाई 1 1 बनाने दो, बना दो। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? अभी काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, मतलब ये प्रैक्टिस होगी तभी कर पाओगे, नहीं तो इतने में ही अटक जाओगे तुम। क्या करना है, ये आ गया। अब किस बच्चे को भाई ऐसा कोई बच्चा है, अगर हैंड रेस कर देना सिर्फ। कोई बच्चा ऐसा है जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पता है कि भाई अगर क्वाड्रेटिक लिखी है तो उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर डायरेक्टली कैसे लिखना है? ओके, किसी का भी हैंड रेस नहीं आ रहा है, चलो फिर भाई बता दो जल्दी से, इन दो टर्म का बता दो जल्दी से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस, मैं लिख देता हूँ, तुम आगे बता दो क्या लिखूँ जिसका स्क्वायर लिखना है मुझे। ऐसी वाई माइनस समथिंग, इसका स्क्वायर लिखना है, जल्दी से बता दो क्या लिखें। 3/4। भाई जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, जिनको नहीं पता है, एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है उसका आधा आधा लिखना होता है। 3/2 लिखा है तो एक और बार डिवाइड 2 करके 3/4 लिख दो। वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? -5/2, माइनस तो हमने लिख दिया, 5/2 को आधा करोगे 5/4। और इन्हीं का स्क्वायर भाई माइनस करना होता है बस, 3/4 का स्क्वायर और 5/4 का स्क्वायर। जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसको समझ में आ रहा है कि माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे दोनों के तो बी का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो हम हटा रहे हैं कि भाई हमने ऐड कर दिए तो प्लस माइनस भी करना पड़ेगा। और -4 जो पहले से लिखा होता है वो एज इट इज। अब इन तीनों टर्म्स को उठा के राइट साइड पे ले जाना, यही तुम्हारा रेडियस का स्क्वायर होगा। कितना आएगा? 9/16, 25/16 प्लस का 4, ये जो भी आएगा ये क्या होगा आपका? आर स्क्वायर होगा। इसका रूट कर दोगे तो आर आ जाएगा। सेंटर आपको दिखेगा -3/4 कामा 5/4। एक्स माइनस एच से कंपेयर करते हैं, तो अगर प्लस है तो माइनस आएगा एच, और माइनस है तो के जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? Yes. ठीक है, कुछ नहीं आता तो पूछते चलना या हैंड रेज कर देना भाई, मैं रिपीट कर दूंगा, ऐसा नहीं कि चुप बैठे रहो। ठीक है, कि सर ने कैसे लिख दिया। लेट्स से क्वेश्चन आया। अब इसके लिए मुझे वैसे कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना, थोड़ा सा समझ के बताना इसमें करना क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है 1 0 और बी दिया हुआ है 0 1 एंड हैविंग, चेंज कर देते हैं 2 0 0 2 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस पॉसिबल इज क्या होगा? हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो पॉइंटों से पास हो रही है। बस 2 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट गिवन नहीं है। 3 पॉइंट होंगे तो मैं निकाल ही लूंगा यूनिकली कि कौन सा होगा, पर दो पॉइंट गिवन है सिर्फ। और बोला है कि रेडियस जितना, इंफॉर्मेशन ये है कि रेडियस जितना छोटा हो सकता है वो लेना है। तो ऐसा सर्कल कैसे बनेगा और उसकी फिर इक्वेशन बताएंगे कि क्या होगी। तो अब थोड़ा सा पेन पेपर अपना लो और थोड़ा सा बनाकर समझो कि कैसे स्टार्ट करेंगे इसे। और तुम्हें बस इतनी इन्फॉर्मेशन ही पता होनी चाहिए। अभी तक मैंने सिर्फ सर्कल की इक्वेशन बताई है, उसी पे एक क्वेश्चन आ गया ये वाला। आया किसी का भी?
लास्ट मिनट में फिर डिस्कस करेंगे। डन भाई, आया किसी का? कोई भी एक जना बता दो जिसको समझ में आ गया कि करना क्या है। अगर किसी को आया समझ में भाई क्या करना है, पूरा आंसर बंद निकालो, जस्ट बता दो। सर इन दोनों के डिस्टेंस का हाफ होगा रेडियस। इन दोनों के डिस्टेंस का हाफ होगा रेडियस, कैसे पता लगा भाई? अगर मुझे मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा ना, अगर रफ फिगर बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी हमने डिस्कस करा था, थोड़ा सा रफ फिगर बनाने से कई बार जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन को पढ़ के नहीं समझ में आती, वो फिगर बनाने से समझ में आ जाती है। कि जैसे डिस्कस करा था हमने कि किसी पॉइंटों में हमने देखा कि उन दोनों के वाई वाले चेंज ही नहीं हो रहे, तो अगर वाई वाला कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट अगर चेंज ही नहीं हो रहा, एक्स चेंज हो रहा है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मुझे अगर ये समझ में आता है कि एक्स चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे समझ में आता है वर्टिकली मूव कर रहा हूँ, है ना। तो इन दोनों पॉइंटों को देखकर समझ में आ गया कि दो पॉइंट भाई ऐसे हैं, 0 2 0, और कहा है कि सर्कल बनाना है इन दोनों पॉइंटों से। तो सर्कल तो इससे पॉइंटों से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल बन जाएंगे, क्योंकि 3 पॉइंट नहीं, अगर 3 पॉइंट होते तो एक सर्कल होता है। लेकिन इसने अब पूछा है इक्वेशन लिखो, और ऑप्शन भी दिए होंगे 4 इक्वेशन ऑफ सर्कल के, तो इसका मतलब कोई ना कोई यूनिक सर्कल बनेगा। बट यूनिक सर्कल तब बनेगा जब एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, उसने कहा रेडियस जो होना चाहिए वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो अगर मैं इन दो पॉइंटों से सर्कल बनाने की कोशिश करूं, और सबसे छोटा वो बनाना क्या, रेडियस पॉसिबल, तो वो कैसा बनेगा भाई? अगर 2 पॉइंट हैं, आपने एक सर्कल ऐसा बनाया, बड़ा बना, ये आपकी कॉर्ड हो गई ये भी। फिर मैंने ए और बी जो 2 पॉइंट थे उनको ऐसे ले लिया इस बारी, इस तरह से मैंने बनाए, बहुत सारे सर्कल बनाए। लेकिन मुझे समझ में आता है कि अगर ए और बी बिल्कुल डायमीटर के ऑपोजिट एंड होंगे, तब जो सर्कल बनेगा उसमें रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस। अच्छा, ये जो मैंने ये जो मैंने 3 सर्कल बनाए हैं, या ये तो आपको लग रहा होगा सर ने तो सेम सेम रेडियस वाले से ही बना दी, बट बात समझ में आ गई लॉजिकली है भाई? यस कि अगर सबसे रेडियस को सबसे स्मॉलेस्ट रखना है, तो आपको ए और बी कैसे रखने पड़ेंगे भाई? देखो मैं दोबारा बनाता हूँ जिनको नहीं आया समझ में। ये 2 पॉइंट है, इनसे आपने एक सर्कल तो ऐसा बना दिया। लेकिन अगर आप ए बी को डायमीटर के ऑपोजिट एंड बनाकर लेते, तो ऐसा कुछ सर्कल बनता ना। तो ये बात समझ में आ रही है कि हाँ देखो भाई, जब मैंने ए बी को बिल्कुल डायमीटर के ऑपोजिट एंड मतलब डायमीटर ही बना दिया, तो जो रेडियस आया वो एज कम्पेयर टू जो दूसरा सर्कल मैंने बनाया व्हाइट वाला, उसमें बड़ा रेडियस आ रहा है और इसमें छोटा आ रहा है रेडियस, है ना। और इससे छोटा नहीं आएगा, बिकॉज डायमीटर जब बन जाएगा ए बी, तब रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यानी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो अगर ए और बी, लेट्स से ये पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, तो आप किसी ने बोला था अभी, काव्य ने आई थिंक बोला था कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही आपका सेंटर होगा। तो ये बात क्यों बोली थी काव्य ने, अब समझ में आ गई सभी को कि यही सेंटर क्यों है हमारा? क्लियर है भाई? यस। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर मुझे सेंटर पता है भाई, तो रेडियस और निकालना है। तो रेडियस तो पता ही लग रहा है भाई, कितना है रेडियस, कितना है भाई इसका रेडियस कितना होगा? √2। √2। 1 मत बोल देना, 1,1 से 2,0 तक का डिस्टेंस निकाल दो, या ए बी का हाफ कर दो, मर्जी तुम्हारी। तो √2 आ रहा है, √2 आ रहा है ना भाई सभी का। 2 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यस। और 1 - 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एक और, तो 1 + 1 √2 आ गया रेडियस हमारा। अच्छा, अब सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है, x - 1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर, x - h y - k और r का स्क्वायर यानी 2। तो इसको ओपन करके लिख दो, ऑप्शन देख लेना जो ऑप्शन दे रखा हो, ऐसा नहीं दे रखा होगा, ओपन करके दे रखा होगा, उसमें ऐसा लिखा होगा x² y² -2x -2y, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यही आएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा अगर करना चाहता है इसको, तो अब जैसे कई फॉर्मूले ना मतलब ऐसे हैं
कि कई बार इतने सारे फॉर्मूले हम लर्न कर लेते हैं, वो आपस में कनेक्टेड ही होते हैं, तो मतलब करने की जरूरत भी नहीं है जैसे। पर कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप कम हो जाता है, मतलब 1-2 स्टेप कम हो जाते हैं, तो एफर्ट कम हो जाती है, तो याद रख लो तो बेटर है, नहीं होता तो छोड़ दो भाई, बस समझ लो। जैसे किसी को पता होगा, मैंने बताया भी था जब सर्कल कराया था थोड़ा सा, कि सर्कल में अगर आपको एंड पॉइंट्स पता है डायमीटर के, याद आ रहा है किसी को? अगर सर्कल के एंड पॉइंट्स पता है डायमीटर के, तो डायरेक्टली सेंटर या रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो ये होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो ये होगा, क्या x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। तो ये डायरेक्टली मतलब भाई हमने सेंटर या रेडियस निकाला ही नहीं, डायरेक्टली ये लिख दो, यही इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, ठीक है भाई। तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, वेयर ए बी इज डायमीटर, मतलब ए और बी जो पॉइंट्स हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है भाई, क्लियर है? लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि एंड पॉइंट अगर गिवन है तो सेंटर निकालने में भाई टाइम नहीं लगेगा, मिड पॉइंट, और उस सेंटर से लेकर किसी भी एक वर्टेक्स तक ए या बी तक रेडियस निकालने में भी टाइम नहीं लगेगा, मतलब जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला मतलब बेकार का ही है, मतलब ऐसे कहूँ है ना, क्लियर है भाई? Yes. ठीक है, ये मैंने डेराइव भी कराया था, किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि हाँ भाई डेराइव कैसे हुआ था, देखो पता क्या होता है, अब आपको लगता होगा सर डेरिवेशन फिर करने की जरूरत ही क्या है, फॉर्मूले रट लो, तो डेरिवेशन पता है इंपॉर्टेंट क्यों होती है, डेरिवेशन या टीचर जब पढ़ाता है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये पता लग जाता है हमारे कि फॉर्मूला कैसे आया, मतलब हमारी एक होता है ना स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, कि जब क्वेश्चन कई बार आता है तो कई ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगते, तो हमारी स्किल्स ही काम आती है, हम सोचते हैं कि भाई देखो ऐसा अगर डायमीटर बन गया तो मुझे समझ में आ गया कि 90 डिग्री है, कि सर ने एक थ्योरम बताई थी कि सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है, फिर मुझे समझ में आया जो सी पॉइंट है, लेट्स से मैं मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, एक सर्कल पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, तो मुझे समझ में आता है कि ए सी का जो स्लोप होगा, जो ए सी का स्लोप होगा और जो बी सी का स्लोप होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, और जैसे ही तुम ये लगाओगे सॉल्व करके यही आ जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इक्वल टू 0, यही मेरी सर्कल की इक्वेशन होगी, तो यहाँ से ही आया है। तो कुछ चीज़ें ना इंपॉर्टेंट इसलिए होती है डेरिवेशन वगैरह कि भाई हमें करने की सेंस आ गई भाई कैसे आती है चीज़, है ना। एक होता है कि फॉर्मूला रट लिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग ही नहीं रहा क्वेश्चन में, तो कुछ अप्रोच लगाना पड़ेगा, वो अप्रोच या स्किल्स तुम्हारी तभी इंप्रूव होगी जब तुम ये प्रूफ वगैरह या जो थोड़ी सी लाइक कि कैसे आते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं तो वो समझोगे, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने बता दिया, तुम्हें अपना मतलब सोचना चाहिए कि भाई हाँ सर्कल में 90 डिग्री होता है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट हम -1 कर सकते हैं, तो मतलब पेपर में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगेगा, जो भी समझ में आ रहा है, मतलब कई बार आपको फॉर्मूला याद भी नहीं आएगा, तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना, जो जो फैक्ट्स पता है तो कनेक्टेड है सारे, जैसे सर स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी इक्वेशन हमने लिखते थे हम, तो उन सारी इक्वेशन को आप इधर उधर कनेक्ट करोगे तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। अच्छा, फिर ऐसे बोला किसी ने कि सर्कल जो है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जब ऐसा बोल देता है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मान लो कोई पॉइंट है 2,0, तो कोई मुझे बताएगा कि सेंटर कैसा लिखा जा सकता है, h, k होता है वैसे तो कैसा लिखा जा सकता है, h की वैल्यू हम बता सकते हैं क्या इसमें देखकर, 2 क्यों है भाई, हमें पता है कि जब वर्टिकली मूव करेंगे, वर्टिकली क्यों मूव कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि भाई देखो ये भी कैसे पता कि ये जो मैंने बनाया सी से लेकर ए तक ये वर्टिकल होगा, क्योंकि भाई मुझे एक थ्योरम पता है कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे समझ में आ गया वर्टिकली चल रहा हूँ मैं, है ना। फिर 2 क्या होगा, के नहीं बता सकते अभी, क्योंकि भाई वाई से मुझे नहीं पता भाई कितना दूर हूँ मैं, है ना, सॉरी वाई कह रहा हूँ, हाँ वाई एक्सिस से दूरी मुझे, ये मैंने उल्टा कर दिया है ना भाई, एच तो 2 होगा, सॉरी हाँ के नहीं पता ना, के कैसे बताएंगे भाई, ये के होगा ना, के हमारा ये हाइट होगी राइट, अब ये हाइट हमें नहीं पता लेकिन हमें पता है रेडियस है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि के की जगह आर लिख सकते हैं राइट, ये ठीक है, फिर अभी और मैंने याद होगा तुम्हें स्ट्रेट लाइन में भी बोला था कि कोई पॉइंट मानना हो किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मतलब मान लो एक स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट आप ऐसा मान लेना a कॉमा एक्स ए ले लिया, y की वैल्यू निकाल लेना कितनी आएगी 2a प्लस 5 डिवाइड बाई 3, ताकि वेरिएबल कम दिखे तुम्हें, वेरिएबल कम होंगे तो सॉल्व करना ईजी हो जाता है, कम इक्वेशन बनती है, दिमाग भी कम खराब होगा, आराम से निकल जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर क्या करा, के की जगह आर लिख दिया, तो आर को तो मैं आर लिखूंगा ही,
और k की जगह भी r आ गया, तो सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में जो भी इक्वेशन या जो भी सेटअप बनेगा वो बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। और Yes, sir. इसी तरह से अगर y एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, अगर y एक्सिस को टच कर रहा है ऐसे, x को टच नहीं कराया मैंने, y को टच कराया, लेट्स से ये कर रहा है 0,2 पर, बताओ तो जल्दी से इसका सेंटर कैसा लिखूंगा? सेंटर क्या लिखूं? R, देखिए, हाँ अब h नहीं पता हमें, लेकिन वो r ही होगा क्योंकि ये आपका r है और ये आपका h भी है जितना दूर है ना, और यहाँ पर क्या होगा 2 होगा क्योंकि इस बार हाइट पता है कितना ऊपर है। क्लियर है भी सभी को? और फिर ऐसे आ जाएगा, एक आ गया ऐसे, क्या बोला, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब बता दो क्या लिखेंगे? अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है क्या लिख सकते हैं? इस बार ऐसा नहीं होगा कि h, k और r तीनों इक्वल होंगे, ऐसा होगा है भाई? क्लियर है? स्क्वायर ही बन गया ना, क्यों बन गया स्क्वायर भाई? ये अगर आपका k है, ये आपका h है, तो h और k भी इक्वल है और r भी इक्वल है। उसका रीजन क्या है? ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तीसरा वाला भी 90 आएगा ये वाला, और ये भी आपका h भी रेडियस होगा और k भी रेडियस होगा। तो समझ में आ गया क्या बन गई इक्वेशन हमारी? ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? बोलो भी, सभी को क्लियर है बेटा? अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल तो उसमें सिर्फ r के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. फिर एक आता है इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय द सर्कल ऑन द लाइन। तो मान लो एक लाइन गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय सर्कल ऑन लाइन। तो मान लो एक लाइन थी और आपने एक सर्कल बनाया, तो जो इंटरसेप्ट मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब है ए से लेकर बी तक, ये जो इंटरसेप्ट है मतलब ये कॉर्ड बेसिकली, इस कॉर्ड की लेंथ जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय द सर्कल ऑन द लाइन होगा। तो इसकी लेंथ मान लो अगर वो कहता है 4 है, वो कहता है इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय द सर्कल ऑन द लाइन ये इज ऑफ 4 यूनिट्स। तो जब हम बोलेंगे कि इंटरसेप्ट फाउंड बाय द सर्कल, तो हम ए बी की बात करते हैं। क्लियर है भाई? समझाएं? क्लियर है भाई सभी को? अब हमें एक बात पता है, थ्योरम अभी पढ़ी थी हमने, कि सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, तो वो स्क्वाड को क्या करता है? बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ए एम और एम बी क्या होगा? इक्वल होगा, और ये आपका क्या होगा? रेडियस होगा। तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं कनेक्शन बना सकता हूँ तीनों में, कि ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या? आर स्क्वायर। ठीक है सभी को क्लियर है भाई? ठीक है, तो अगर मैंने कहा, चलो एक करके दिखा दो क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा तुम्हें। मान लो एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 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 4y इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और मैंने कहा कि एक लाइन दी हुई है, x प्लस 3y या 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये एक लाइन दी हुई है। तो मैंने कहा कि बताओ ये सर्कल इस लाइन पर कितना इंटरसेप्ट का लेंथ फॉर्म करेगा? तो ये हमारा सर्कल है, तो मुझे ये इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है, ए बी कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? पहले सर्कल का सेंटर बता दो कितना है भाई? 1 और -2। 1 और -2, राइट? और रेडियस कितना है? √5।
√5, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, 5 आएगा उधर आकर, और 5 नहीं लेते रेडियस, √5 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे रेडियस ये भी पता है भाई, ये देखो ये रहा रेडियस, बताया था अभी, समझाया था फिगर में भी, ये √5 है, ठीक है। और ए बी की लेंथ निकालनी है, और हमें पता है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एम, तो मुझे पता है कि वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो मैं मान लेता हूँ ए एम को, मैं मन में मान लेता हूँ एक्स है, पर हमें ये भी तो नहीं पता ओ एम, क्या ओ एम निकाल सकते हैं भाई? ओ एक पॉइंट है जो पता है, और जो लाइन है उसकी इक्वेशन पता है, तो भाई किसी भी पॉइंट से किसी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना। तो ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या था फॉर्मूला याद आ गया? ax1 प्लस by1 माइनस सी, या प्लस सी जो भी लिखा है उधर लेफ्ट साइड पे, रूट डिवाइड में √a² प्लस b²। तो क्या आएगा आंसर? 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 1, कितना आएगा? 4। -2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? -6। और c तो है ही नहीं, 0। मॉड में रखना है, डिवाइड बाय क्या? √a² प्लस b², कितना आएगा भाई? 2/5। ये क्लियर है? तो क्या am की वैल्यू निकल जाएगी? अब am का स्क्वायर क्या होगा? 5 - 2/5 का स्क्वायर, राइट? यही होगा ना? क्लियर है भाई? यस सर। तो जो भी आएगा ये, मतलब ए एम की वैल्यू निकल जाएगी रूट में लेकर, और फिर ए एम की वैल्यू निकलने के बाद ए बी क्या होगा? इसका ट्वाइस होगा भाई। क्लियर है? जो भी आपका ए एम की वैल्यू आएगी उसका ट्वाइस भी तो ए बी होगा। तो इंटरसेप्ट फाउंड बाय द लाइन या सर्कल ऑन द लाइन, ये क्लियर हो गया कैसे निकलेगा? यस सर। ठीक है, तो मतलब हमेशा ऐसे याद रखना है कि भाई सर्कल है, लाइन है, सेंटर निकाल लोगे आप। सेंटर पता है, रेडियस भी आपको पता होगा सर्कल की इक्वेशन देखकर। आपको निकालना है ए से बी तक की लेंथ, पर आप ए से बी नहीं, पहले ए से लेकर एम तक की लेंथ निकाल दोगे। कैसे? अब होता है ना, जैसे मैंने जो स्टेप्स लिखे हैं वो एक एक कनेक्ट कर लो कि अब यहाँ किसके बाद क्या करा हमने, मतलब एक तो होता रट लिया, लेकिन अगर समझ लिया तो फिर वो चीज रटने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ गया कि भाई रेडियस हम निकाल लेंगे, सेंटर हमें पता है, ए एम की वैल्यू निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा ओ से लेकर एम। ओ से एम में वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा कि किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन तक का कितना होता है। तो जब ओ एम पता है, रेडियस पता है, तो फिर ए एम निकल जाएगा, और ए एम की वैल्यू का ट्वाइस कर दोगे तो आपका जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो निकल जाएगी। क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, अगर कोई भी लाइन, मैंने कहा एक सर्कल है, लेट्स से मैंने कहा सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, 0 0 से पास हो रहा है, एंड कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस के ऊपर ए कॉमा बी, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे निकालोगे? अगर मैंने कहा कोई सर्कल है जो ऑरिजिन से पास हो रहा है और इंटरसेप्ट कट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, कितना कितना? ए और बी। तो मतलब समझ में आया कि ए यूनिट और बी यूनिट मतलब क्या है? मतलब सर्कल कैसा होगा भाई? कुछ ऐसा होगा। मतलब इधर भी बना सकता हूँ, दूसरी तरफ भी बना सकता हूँ, ये तो फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने। क्लियर है सभी को? तो जो इंटरसेप्ट बोल रहा है वो ए और बी, इंटरसेप्ट एक्सिस के ऊपर सर्कल कट कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने कहा था इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया? ये लेंथ कह रहा है वो, ओ से लेकर ए तक, ये आपकी ए है, और ओ से लेकर ये बी मान लेते हैं पॉइंट, ये आपका बी है। क्लियर है सभी को? तो ए पॉइंट डायरेक्टली क्या लिख दूं? a, 0 होगा, और 0, b। ये क्लियर है सभी को? बोलो भाई, ये क्लियर है? यस सर। अब सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो अब कोई बच्चा क्या करेगा? मतलब कई बार क्या होता है ना, मतलब जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं ना वो कनेक्ट ही नहीं करते हैं। हम पता है क्या करते हैं? बहुत लेंदी अप्रोच लगा देते हैं। क्या करते हैं भाई? सर ने सर्कल की इक्वेशन बताई थी, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 3 वेरिएबल अननोन है, h, k और r, 3 इक्वेशन चाहिए, निकाल लेते हैं। कैसे कैसे निकलेगी भाई? फर्स्ट पॉइंट ले लूंगा ऑरिजिन, 0 0 सेटिस्फाई करा दूंगा, x और y की जगह 0 0 पुट करके h, k और r की टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई।
a0 लेकर एक और इक्वेशन आ जाएगी और 0 भी लेकर एक और इक्वेशन आ जाएगी, 3 इक्वेशन लेकर फिर मैं इधर उधर इंटर मतलब सब्स्टिट्यूट वगैरह कर कर एलिमिनेट करके 3 इक्वेशन बनाकर तीनों वेरिएबल निकाल दूंगा, h भी आ जाएगा, k भी आ जाएगा, r भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ a b और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगी। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये बात समझो, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही लगाया, थोड़ा सा सोच भी लिया करो कि कुछ और भी लग सकता है क्या, समझ में आ सकता है क्या, मतलब क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करा करो। और जैसे मैंने फिगर बना दिया तो फिगर देखकर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये बात सभी को समझ में आ रही है 90 डिग्री, भाई एक्स और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होते हैं। अच्छा फिर दूसरी बात क्या समझ में आ रही है, किसी को समझ में आ रहा है कि ए बी को अगर कनेक्ट कर दिया मैंने, ए बी को कनेक्ट कर दिया तो ए बी क्या होगा, क्वाड होगी या ये पक्का डायमीटर होगा, मतलब कोई भी क्वाड है या डायमीटर, मतलब जो फिगर बनाने के बाद जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि यार ये डायमीटर है तो फिर मैं इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ, सर ने तो डायमीटर वाला जो एंड पॉइंट्स पता है तो डायमीटर की वो इक्वेशन फॉर्म लिखी थी, या वो नहीं करते हो तो और इजी क्या है, इसका सेंटर निकाल दो, सेंटर आ गया कितना a/2 b/2, रेडियस निकल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। क्लियर है, आया सभी को क्लियर भी? Yes. ठीक है, तो मतलब इस तरह से कनेक्ट करने की भी कोशिश करा करो, ऐसा नहीं कि मतलब जो जनरल फॉर्मूला है उसी को यूज करके आप करते जा रहे हो, बस थोड़ा सा फिगर बनाने का ये फायदा होता है, कई बार फिगर लाइक बना कर ना क्वेश्चन समझ में आ जाता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़कर ये तो नहीं समझ में आया था ना कि भाई ए और बी पॉइंट पर जहां पर वो कट कर रहा है उन दोनों को ज्वाइन करके डायमीटर बनेगा। कोई बच्चा अगर विजुलाइज कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिगर बनाने के बाद तो ये चीज हम कनेक्ट कर सकते हैं ना, ये चीज क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अब मैं डायरेक्टली अगर मैं इंटरसेप्ट का फॉर्म वो लिखूं कि कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना बनाता है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना बनाता है, अगर ये डायरेक्टली निकालना है। लेट्स से मैंने सर्कल दिया हुआ है x² + y², वही ले लेते हैं -2x प्लस का 4y = 0। मैंने कहा ये बताओ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, कितनी लेंथ का होगा, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की लेंथ कितनी होगी। तो कैसे करोगे इसे, मतलब अगर करने बैठे हम तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है तो पहले इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। कितना है भी इसका सेंटर, बताओ जल्दी से। 1 -2। 1 -2, ठीक है। रेडियस कितना था, √5, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया 1 -2 कहाँ पे होगा भाई, 1 - और √5 क्या है हमारा, रेडियस है। तो लेट्स से अच्छा ये वाला सर्कल देखकर ये बात भी समझ में आ गई ओरिजिन से पास हो गई भाई, इतना भी मतलब देखकर समझ में आ जाना चाहिए भाई, कांस्टेंट अगर है ही नहीं सर्कल में तो ये बात समझ आती है कि ओरिजिन तो पक्का पास हो गई है ना। और वैसे भी समझ में आ रहा था, पता है क्यों, क्योंकि अगर √5 रेडियस है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार ये 1 है ये 2 है तो ये रेडियस √5 आ रहा है तो ये सेंटर तक ही लाइक यहाँ से ही क्रॉस करेगा इस वजह से। क्लियर है सभी को? अब मैंने बोला इसका इंटरसेप्ट की लेंथ निकालो, एक्स एक्सिस पे कितना बन रहा है और वाई एक्सिस पे कितना बन रहा है। तो एक्स एक्सिस पे निकाल के बताओ कितना आएगा, भी सेंटर कितना था 1, -2। इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब ओ से लेकर ए तक बताना है बताएगा कोई कितना होगा। अब ओ से ए में, ओ तो मुझे पता है, ए पॉइंट में निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल लेता हूँ भाई, ए पॉइंट है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो एक्स एक्सिस पर क्या 0 होता है बताओ, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। तो भाई अगर मैं एक्स एक्सिस पर y 0 रखूंगा तो x² - 2x = 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी और 2 आएगी। 0 तो पता लग चुकी है, पहले से ही पता था। अच्छा बाई चांस मैंने बताया नहीं होता कि ओरिजिन से पास होगा तो मैं बाद में समझ में आ जाता। तुम क्या करते, एक्स एक्सिस के वो निकालते, पॉइंट निकालते, तो y को 0 रख के तुम्हारे 2 पॉइंट आते, x कॉमन लेकर x - 2 = 0, तो x के लिए 0 आती और x के लिए 2 आती। ठीक है, तो एक 0 0 हो जाता क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट ऐसा होगा और एक पॉइंट 2 0 हो जाता। दूसरे वाले का निकालोगे y एक्सिस के, उसके भी यही आता है, उसका एक 0 0 आता है और एक 0 क्या आएगा, दूसरे का क्या आएगा भाई 0 - 4 है ना। y एक्सिस के इंटरसेप्ट निकालोगे तो y² + 4y = 0 आएगा, तो y कॉमन लेकर y + 4 = 0, y 0 होगा या तो, या y की वैल्यू -4, 2 पॉइंट आएंगे 0 0 या फिर 0 - 4। तो ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये 0 - 4 पे कट करेगा। अब तो इंटरसेप्ट की लेंथ निकाल लोगे ना,
क्लियर है सभी को? देखकर ही पता लग रहा है, बता दो कितना है। OA कितना है भाई? 2 यूनिट्स, ठीक है भाई। और y एक्सिस पे कितना है? 4 यूनिट। क्लियर है सभी को? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। अब अगर मान लो ये सर्कल 0 0 से पास नहीं हो रहा होता, तो फिर क्या करना पड़ता मुझे? लाइक वो निकालना पड़ता, लाइक डिस्टेंस निकालना पड़ता, फॉर्मूला लगाना पड़ता, पहले पॉइंट निकालने पड़ते। तो इससे इजी एक मतलब ये वैसे मुश्किल तो नहीं है, देखो मैंने बता दिया कि करना कैसे। तुम इंटरसेप्ट पहले ये निकाल लो कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, उन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे कितना कट करेगा। मान लो सर्कल ऐसा भी होता, तो तुम्हें पता है कि भाई ये हो गया तुम्हारा ए से लेकर बी तक, एक्स इंटरसेप्ट पे कितना कट हुआ, वाई इंटरसेप्ट पे ये हो जाएगा CD। तो ये तुम निकाल लोगे कैसे, पॉइंट आ जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये तुम निकाल ही लोगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें डायरेक्टली एक फॉर्मूला दे दूं कि एक्स एक्सिस पर मान लो कोई भी सर्कल है, x² + y² + 2gx + 2fy, मतलब फॉर्मूले बनाए ऐसे ही गए हैं वो जर्नल केस लेकर। अच्छा, मैथ्स में और फिजिक्स में ये डिफरेंस है। मैथ्स क्या करता है, पहले जर्नलाइज करता है, मतलब एक सर्कल बनाया ऐसा जर्नल, फिर हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा। कोई पर्टिकुलर केस के बारे में बात नहीं कर रहे, वो तो क्वेश्चन जो गिवन होगा उसके हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा, है ना? है ना भाई? फिजिक्स में आप क्या करते हो, फिजिक्स में कोई भी चीज पढ़ते हो तो एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में ज्यादा एम्फेसाइज करते हो। मतलब जैसे ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हो तो अर्थ के ज्यादातर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो स्मॉल चीज जो आप लेते हो 9.8, वो अर्थ से लाइक एक पर्टिकुलर केस पे ज्यादा फोकस करते हो, है ना? मैथ्स में ऐसा नहीं, मैथ्स में जर्नलाइज मतलब कर दिया हमने, उसके बाद निकालते हो अलग अलग केसेस के लिए। तो अगर मान लो सर्कल की इक्वेशन ऐसी है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, याद रख लो क्या होगा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला 2√g² - c, और वाई एक्सिस पे कितना होगा 2√f² - c। लर्न कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर रहे हो तो फिर निकाल लेना भी, ठीक है? अब आपको समझ में आ रहा होगा यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, ये फॉर्मूले मतलब जहाँ भी पढ़ाते हैं या कराते हैं तो ये थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं कि फॉर्मूले रट लो, समझा देते हैं फिर कहते हैं रट लो। उसका रीजन ये होता है कि भाई जितना भी टाइम बच जाए, 10 सेकंड 20 सेकंड अगर बच जाएंगे मेरे, अगर एक क्वेश्चन में, और मान लो 6-7 क्वेश्चन में मैं बचा लिया, तो भाई 5 से 10 मिनट मेरे बच जाएंगे। 5 से 10 मिनट में मैं भाई कम से कम 6-7 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मुझे आती थी और मैं कर सकता हूँ टाइम में, तो 6-7 लाइक मिनट में मैं 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो 4-5 प्रॉब्लम का तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया कि 4 प्रॉब्लम 4 नंबर हर में आएंगे तो 16 नंबर बढ़ गए मेरे। 5 क्वेश्चन कर सकता हूँ तो 20 हो गए, है ना? तो समझ पा रहे हो मतलब वो 5-10 मिनट की कीमत कितनी है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। मतलब कई बच्चे पता क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं इन बातों को, वो सोचते हैं यार फॉर्मूले कौन रटे, मतलब जो सर ने कॉन्सेप्ट समझा दिया हम कर ही लेंगे। तो आपको ये बात समझनी है कि लाइक ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब टाइम बचेगा भाई। मतलब एक तो होता है कि फॉर्मूला भाई लर्न हुआ ही नहीं या करा ही नहीं या उस टाइम पे याद ही नहीं आया, तब तो आप नॉर्मल करोगे जो करना है आपको। लेकिन अगर फॉर्मूला लर्न कर सकते हो तो भाई कर लो, क्योंकि भाई टाइम बच जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। और मैंने बोला सर्कल की इक्वेशन जो देंगे वो, मैंने ये वाले सर्कल की इक्वेशन वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, बात समझ में आ रही है ना? भाई पेपर में यही गिवन होता है, पेपर में वो x - h वो करके देता ही नहीं, वो तुम्हें दिखाता ही नहीं है कि सेंटर कितना है, रेडियस कितना है। तुम्हें ऐसा देगा नॉर्मल सा सर्कल जो 2 डिग्री वाली इक्वेशन वाला है, और फिर उसके बाद आगे बोलेगा कुछ। अब देखो ये तुम्हारा पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, ये 2021 के शिफ्ट 22 वाले में क्वेश्चन था। अब अपने आप करना तब लगेगा मुझे आया समझ में अभी तक तुम्हें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x - h का होल स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कनेक्ट करना और आंसर आ जाएगा। y - k का स्क्वायर जनरल फॉर्म में ही दे दिया, जो मैं मना कर रहा था ना कि ऐसा देते नहीं है, तो इन्होंने दे ही दिया। लेकिन h k और r कुछ बोला नहीं है, ऐसे दे दिया। और कह रहा है टचेस x एक्सिस, ये x एक्सिस को क्या कर रहा है भाई, टच कर रहा है। कहां पर, एट 1,0 पे टच कर रहा है। और k की वैल्यू उसने लेकिन ये बोल दिया k भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और x + y = 0, ये एक लाइन है, इंटरसेक्ट द सर्कल at
2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे कट कर दिए, और कॉर्ड लेंथ, जो कॉर्ड की लेंथ बनेगी 2 पॉइंटों को ज्वाइन करके, उस कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 2 यूनिट्स। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी उसने। हमें फाइंड करना था एच, के और आर का सम फाइंड करना था, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकलेगी तो उनका सम बताना कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखकर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, या जिसमें थोड़ा सा मैंने कहा ना फिगर का रिक्वायर्ड है कि फिगर थोड़ा सा बना लो, तब जाकर समझ में आएगा। तो आपको क्या समझ में आया? इसने बोला एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहां पर? 1 0 पर। अच्छा, के क्या बोला है उसने? पॉजिटिव है। तो सर्कल समझ में आया कैसे, कौन से कोऑर्डिनेट में कैसे बनेगा? कुछ समझ में आया? 1 0 ये रहा भाई। अब 1 0 को टच करके सर्कल आप ऐसा भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। कौन सा वाला सर्कल बनाना है? ऊपर वाला, रेड वाला या ब्लू वाला? ब्लू। अब ये वाली बात कहां से पता लगी भाई? हर बात का मीनिंग होता है, हर बात का। ये बात यहां से पता लगी क्योंकि के उसने बोला है पॉजिटिव है भाई। ये पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर होगा हमारा सेंटर। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक सभी को आया समझ में? Yes, sir. अब अगर मैं फिगर नहीं बनाऊं ना, तो फिगर ना बनाऊं अगर मैं, तो मैं विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा सारी चीजें। मतलब मेरी प्रैक्टिस चलो बहुत अच्छी है तो मैं चलो विजुलाइज कर पा रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा बना लो ये सारी चीजें। अच्छा, फिर बना लिया हमने। अब एक बात हमने पढ़ी थी अभी कि भाई अगर 1 0 पे टच कर रहा है तो एच और के में से कौन 1 होगा? बता दो। एच और के में से तो एक वैल्यू आएगी, इसकी आ गई H. एच। एच की वैल्यू आ गई 1 कॉमा सॉरी के। अच्छा, 1 कॉमा के की जगह क्या लिख दूं बताओ? आर लिख दूं? याद है ना भाई? ये रेडियस अगर है मेरा तो के की वैल्यू आर की इक्वल होगी। ये बात क्लियर है सभी को? Yes. ठीक है, मतलब एच तो आ गया, एक तो काम खत्म हो गया हमारा, 1 आ गया। अब के और आर इक्वल होंगे, मतलब एक ही वेरिएबल है हमारे पास, वो निकालना है। उसके लिए मैंने कहा है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, वो दे रखी है उसने। क्या बोला है उसने? उसने बोला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को एट 2 पॉइंट्स जिनका कॉर्ड लेंथ कितना है? 2 यूनिट्स है। मतलब वो बेसिकली इंटरसेप्ट की लेंथ दी हुई है कि जहां पर वो कट करेगा उस इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है? 2 यूनिट्स। और लाइन क्या है हमारी? लाइन है एक्स प्लस वाई टू 0। अब एक्स प्लस वाई टू 0 आप तो एक्चुअली बना भी सकते हो। कैसे बनेगी लाइन? तो एक्स प्लस वाई टू 0 कैसी लाइन बनेगी? 0 0 से पास होगी और ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? पहली वाली बनेगी ना? यस सर। ठीक है। अब आपको अब मैंने फिगर बनाया, अब आपको फिगर देखकर लग रहा होगा सर इसने तो कट ही नहीं करा सर्कल को, है ना? तो यार सर्कल बड़ा होगा, मतलब कट तो कर ही रहा होगा ना, तो फिर यार फिगर मतलब थोड़ा सा बना लो, चेंज कर लो। ठीक है ना? यहां बना देता हूं, ये लाइन है। सर्कल कैसा होगा फिर भाई? हमारा सर्कल था, अच्छा इतना झंझट में पड़ो ही मत कि भाई एक्यूरेट फिगर, तो हमें तुम्हें रफ डायग्राम बनाना है। तो मतलब ऐसे बना लो यार, हमें ये तो पता लग ही गया ना सर्कल जो है उसका सेंटर कितना था? बताओ कितना था भाई सेंटर? 1 कॉमा, और ये पॉइंट हमें पता है कि कहाँ पे टच कर रहा था ये 1 कॉमा 0 पे। अब एक लाइन बनानी है जो कट करेगी उसको कहाँ पर? 2 पॉइंटों पे। ये तुम्हारी लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या था? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 थी। ठीक है, ये 2 पॉइंटों पे कट कर रही होगी, ए पर और बी पर। अब हमें दिया हुआ है क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ए बी की लेंथ कितनी है? और 2 यूनिट्स है भाई। तो अभी हमने कुछ चीजें बातें डिस्कस करी थी, अभी वही चीज अप्लाई करनी है। क्या कोई बात समझ में आती है कि ये क्या होगा? आर होगा? क्लियर है भाई? ओ से लेकर बी तक हमारा रेडियस होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये एम बी कितना होगा? एम बी कितना होगा भाई? AB by 2 1. एम बी कितना होगा भाई? एम बी 1 नहीं होगा Yes, sir. भाई? पूरी कॉर्ड का आधा होगा ना, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। अच्छा, एम बी पता है, ये आर है, क्या ओ एम पता है क्या?
OM नहीं पता, पर ये तो किसी पॉइंट से कॉर्ड तक का, सॉरी कॉर्ड कह रहा हूँ, लाइन तक का क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा पॉइंट क्या है 1, R, 1, R हमारा पॉइंट है। लाइन क्या है x + y = 0। निकाल सकते हैं भाई, O से लेकर M तक हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा डिस्टेंस? मॉड के अंदर क्या आएगा ax1 यानी कि 1 × x, सॉरी 1 × 1 कितना आएगा 1, फिर 1 × r, r होगा और माइनस या प्लस कुछ है ही नहीं कांस्टेंट, डिवाइड बाय क्या आएगा बताओ, डिवाइड बाय क्या लिखें? √2। √2, वेरी गुड। तो कितना आ गया हमारा 1 + r का मॉड डिवाइड बाय √2 आ गया OM की लेंथ। और पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा अगर मैं तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर r का स्क्वायर = आएगा 1 का स्क्वायर प्लस इस OM का स्क्वायर। और जो तुम्हारा मॉड है, अब वो मॉड लगाने की जरूरत है या नहीं है? मॉड लगाने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है, क्योंकि मॉड का स्क्वायर करोगे तो हटा ही दोगे। क्या आएगा 2r² = 2 + 1 + r² + 2r। क्या आ गया भाई, एक r कट जाएगा यहाँ से, एक r² बचेगा, r² माइनस का 2r माइनस का 3 = 0। ये आ गया ना। बता दो इसकी मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी क्या? मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके -3 और ऐड करके -2 हो जाएगा। बोलो भाई, Yes, sir. बताओ क्या आएगा फिर, क्या आया? 3। 3 or r - 3 और r + 1, ये आया ना। yes, sir. तो क्या हो गया आंसर, कौन सा लेंगे इन दोनों में से? 3। 3 लेंगे। तो r की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 1 आई थी, तो k भी कितना होगा? 3। k भी कितना लिख दें 3। कितना आ गया h + k + r, 3 + 3 + 1 7, राइट? क्लियर है? बोलो भी, सभी को क्लियर है? आया बेटा सभी को समझ में? बोलो भाई, क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. पर आंसर यार 7 नहीं दिया, आंसर 3 + 2√2 दिया हुआ है। क्या गड़बड़ करिए भाई हमने? r² = हमने लगाया 1 + 1 + mod r डिवाइड बाय √2। √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई करके सभी को 2r² + 2 + 1 + r² + 2r। क्या गड़बड़ करी भाई हमने? किसी को मिली कोई मिस्टेक? पाइथागोरस थ्योरम भी ठीक कर रहा है, क्या गड़बड़ है? r², सॉल्विंग में गलत कर रहा है, देखना ये वाली सही करी मैंने सॉल्विंग। ये r² आया था हमारा, r² = 2 आया था 1 का स्क्वायर प्लस 1 + r का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यही था ना। r² = 1 + 1 + r² + 2r डिवाइड बाय 2, 2 + 1 + r² + 2r डिवाइड बाय 2 = r², r² + 2r + 3 = 2r², r² - 2r - 3 = 0। नहीं ठीक कराया मैंने, सही है, इन्होंने गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है सभी को भी? आया बेटा सभी को समझ में? बोलो भाई, सभी को आगे समझ में कैसे किया हमने? यस सर। ठीक है, इन्होंने आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, यही आएगा भाई। क्लियर है? तो मुश्किल था ये क्वेश्चन या इजी था?
अगर सारे फैक्ट पता है, क्या क्या बातें पता है कि भाई सर्कल अगर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो बात समझ में आ जाती है कि भाई 1 कामा आर होगा। हमें पता है कि इंटरसेप्ट अगर 2 यूनिट्स का है तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर जो होगा उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। रेडियस आर हो गया ये, और ये वाला जो 2 था उसका आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक अननोन वेरिएबल आर या के की वैल्यू सेम ही होगी तो वो निकल जाएगी और एच ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यही। एंड एक काम करना भाई, जितने भी जैसे जो अभी शिफ्ट हुई है तो उसमें 20 हमारा होगा पहला 24 जून वाला 24 जून वाले के जो दोनों शिफ्ट में बेटा पेपर आए थे, अगर दोनों के दोनों करना, कुछ क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिए थे ज्यादातर, ये दोनों पेपर सॉल्व करना। ठीक है बेटा, क्लियर है? मतलब जो जो टॉपिक तुमने रिवाइज करे हैं, जो जो रिवाइज हो चुके हैं उनको अच्छी तरह से उन पे क्वेश्चन जो भी आए हैं उनको ट्राई करो बेटा। ठीक है, एंड एक बार बताना जो नहीं होते फिर डिस्कस करेंगे क्लास में। क्लियर है? Yes. चलो, Thank you, sir. थैंक यू ऑल, थैंक यू बेटा। Thank you, sir.